हेलो गाइज, हाउ आर यू? माई सेल्फ शांत राज आप लोग के सामने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग के बारे में। कोहलबर्ग जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के निवासी थे। कोहलबर्ग जो थे कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। ध्यान में रखिएगा। ये किस चीज़, ये क्या किए थे? ये नैतिक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दिए थे, कोहलबर्ग ने दिए थे। नैतिक विकास का सिद्धांत। ये मोरालिटी, नैतिकता का मतलब क्या होता है? आप कोई भी काम को सही तरीका से या गलत तरीका, मतलब सही या गलत के बारे में पता लगाना, उसी को नैतिकता कहते हैं। नैतिकता मतलब नैतिकता, सही या गलत के बारे में। हम ये काम करेंगे तो सही है, ये रास्ता चुनेंगे तो ये गलत है, हम इधर जाएंगे तो गलत ही रास्ता है। ईमानदारी का रास्ता चुनेंगे तो सही है, ईमानदारी का रास्ता नहीं चुनेंगे तो गलत रास्ते पर हम नहीं जाएंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, अगर चोरी करेंगे तो गलत है, और चोरी नहीं करेंगे तो सही है। वही नैतिकता कहलाता है, जो कोहलबर्ग ने दिए थे। और ये एक स्टोरी की तरह, स्टोरी के द्वारा हम लोग समझाते थे बच्चों को। क्या बोले थे? हिंज डायलेमा। हिंज की कहानी सुने ही? उसमें क्या हिंज सोचता है कि मैं चोरी करूं या ना करूं। चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, अगर चोरी नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। वो उसकी वाइफ से रिलेटेड स्टोरी है। जो उसकी वाइफ बीमार रहती है, उसको ये मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, लेकिन वो मेडिसिन क्या होता है, बहुत कॉस्टली रहता है। उसके पास उतना पैसा नहीं रह पाता है कि वो ख़रीद पाए। तो क्या करता था? वो सोचता है, मोरल डायलेमा में चल जाता है, नैतिक दुविधा में। अगर और वो मेडिसिन नहीं खरीदेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, जिसके साथ वो जन्म जन्म रहने के लिए बात किया है। 7 फेरों का रिश्ता जो बोलते हैं, वो किया है, वो नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा? उसकी वाइफ मर जाएगी। तो सोचा अगर हम दवा नहीं लाएंगे तो मेरी वाइफ मर जाएगी। अगर उसके कारण क्या, उसके पास पैसा नहीं था। कहने का मतलब उसके पास पैसा नहीं था। तो क्या करते? सोचा अगर चोरी नहीं करेंगे तो हमको दवा नहीं मिलेगा। मेरे पास उतना तो पैसा है नहीं कि हम वो जो कर सके, वो मेडिसिन खरीद सके। तो क्या करता? अगर चोरी करे कि ना करे, तो वह डायलेमा में, दुविधा में पड़ा हुआ है। अगर लास्ट में वो क्या करता है? अगर हम चोरी करेंगे तो हमको पुलिस ले जाएगी, जेल जाएगी, लेकिन मेरी वाइफ तो बच जाएगी। ये उसके कहने का मतलब था। तो लास्ट में क्या किया था? दवा चोरी करके दवा लाया था, लेकिन वो पुलिस के पास चला गया। तो वो फिर आया तो उसकी मतलब इसका स्टोरी वो वे है जो हिंज डायलेमा, मतलब हिंज वाली वो स्टोरी थी, कोहलबर्ग ने बताया था। और एक था उसमें हम लोग पढ़ना था मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग, मतलब नैतिक दुविधा और नैतिकता रखना। नैतिक दुविधा मतलब कोई काम हम कर रहे हैं, मतलब सही है गलत, तो उसको फ़र्क नहीं कर रहे हैं, तो दुविधा में है। मतलब जैसे कोई लिए माँ बाप अपने लड़की को लेके जाती हैं, समझिए एक स्टोरी टाइप। माँ बाप जो अपने ये लेके जाती हैं अपने लड़की को लड़का देखने, तो वहाँ पे क्या होता है? लड़का देखती है तो लड़का थोड़ा काला रहता है, तो वो लड़की क्या कहती है? मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि वो लड़का काला है। लेकिन मम्मी बोलती नहीं, काला है तो काला ही है, काला है। तो बोले, तो उसको क्या हो, उसको सोच कर रही है। मम्मी बोली शादी करो, ये सोच रही नहीं शादी, मतलब डायलेमा में, दुविधा में, करूं कि नहीं करूं शादी। तो ये क्या होगा? नैतिक दुविधा में। और वही बात नैतिक मोरल रीजनिंग, मतलब नैतिक दुविधा है। जो क्या है, वो सोच रहा है, मतलब मम्मी पापा बोलने लगे या उसकी भाभी बोले नहीं जी कर लीजिए शादी ना, अब कर लीजिए। और ये जो लड़का है वो ये गवर्नमेंट जॉब वाला है, आपको ये, और उसका बैकग्राउंड भी, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर लीजिए ना। आपको कोई आगे परेशानी नहीं होगी, एकदम सीधा साधा लड़का है। तो कैसे? तो फिर सोच रही है करूँगी, सोच रही दुविधा में है, लेकिन सोच रही हाँ करेंगे, गवर्नमेंट जॉब वाला है, चलो हम कर ही लेते हैं शादी कर लेंगे। तो क्या होगा? हम ऐसा गवर्नमेंट जॉब वाला है, सब लोग बोला तो क्या बोल, गवर्नमेंट जॉब
बोला हम शादी कर लेंगे तो उसके साथ ऐशो की ज़िंदगी बिताएंगे, उसके पैसे पर ऐश करेंगे, तो क्या एक सही डिसीजन। और वहीं अगर डिसीजन लेते हम नहीं करेंगे तो एक या तो सही वाला डिसीजन या गलत एक ही पार्टी रहेगी। वे क्या हो जाएगा, नैतिक तर्क, मतलब एक तर्क कर ली ये कॉग्निटिव होता है तर्क कर, तो एक पार्टी रहना, तो वही हो गया मोरल रीजनिंग। ये कोहलबर्ग की थ्योरी में आता है मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग। और हम लोग अब करेंगे क्या, इनका कितना स्टेज था, स्टेज 3 था इनका, सब स्टेज सबका 2 मतलब सब स्टेज 6 थे और स्टेज 3 था। एक था प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व रूढ़िगत अवस्था और पाक रूढ़िगत अवस्था। इसमें एज होता है कितना, एज ध्यान में रखिए 4 से 10 साल। प्री कन्वेंशनल का एज 4 से 10 साल की आयु तक रहती है। इसमें क्या होता है, इसका दो गो पार्ट है, इसका 2 गो सब स्टेज है। पहला क्या है, दंड या कारिता उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, इसको ये दंड या मतलब पनिशमेंट ऑबिडियंस, मतलब बच्चा क्या करता है, माता पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। अगर नहीं उसको रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो मम्मी डांटेगी, अगर करें अगर उनको फॉलो करेंगे तो मम्मी हमको उसका आज्ञा का हम पालन करेंगे तो हमको मम्मी नहीं डांटेगी। तो वो क्या मम्मी की बातों को ध्यान में रखता है। जैसे हम लोग कहते हैं, मतलब कोई गेस्ट आता है हम लोग के घर में, तो क्या होता है, मतलब मम्मी पहले बाबू देखना गेस्ट आ रहे हैं, आएगा ना मिठाई तो जाकर टेबल पर से खाने मत लगना है, गलत बात है। तो फिर जब गेस्ट आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बच्चा नहीं जाता, बच्चा सोचता है कि अगर हम जाएंगे तो मम्मी क्या करेगी, अगर हम खाएंगे वहाँ पे जाके मिठाई निकाल के तो हमको मम्मी डांटेगी, तो वो आज्ञा का पालन करता है। दंड या आज्ञा पालिका उन्मुक्ता हो गया। एक हो गया है सापेक्ष ये साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता, या इसको अहंकार की अवस्था भी कहते हैं, जिसमें स्टेज ऑफ ईगो होता है। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसे। अगर उसने मेरा कलम तोड़ा है तो मैं भी उसका कलम तोड़ दूंगा। अगर उसने मेरे बाल खींची है तो मैं भी उसका बाल आके खींच लूँगी या लूँगा। मतलब फाइट, बच्चा सब क्या करता है, फाइट करता है, उसको मार देता है एक थाप। तो ये भी कहता है नहीं हम भी मारेंगे, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम भी मारेंगे, तो हमको मारा है ना, तो क्या होती जैसे को तैसे। अगर वो मारा है तो हम भी मारेंगे उसको। तो ये हो गया प्री कन्वेंशनल स्टेज में आ गया। और कन्वेंशनल स्टेज का होता है रूढ़िगत नैतिकता रखना। रूढ़िगत मतलब कन्वेंशनल स्टेज मतलब रूढ़िगत अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, बाहरी नियंत्रण, मतलब अपने दोस्तों जैसे कहते हैं, माता पिता की बात तो मानते हैं, लेकिन दोस्त जो कहेंगे वहीं करेगा। मन नहीं, मेरा दोस्त ये कहा है तो वहीं हम करेंगे। तो ये कन्वेंशनल में बाहरी नियंत्रण में हो जाता है, मतलब दोस्तों बाहरी आस पास सामाजिक दुनिया में जीने लगता है। तो इसका भी क्या होता है, दो गो होता है। एक होता है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़की अच्छा लड़का। मतलब अगर हम कोई मतलब अपने माता पिता समाज में अच्छा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है कि मैं जो करूँ तो अच्छा करूँ, कि हमको सब अच्छा कहे, गुड कहे, तुम अच्छा हो, तुम अच्छा लड़का हो, तुम अच्छी लड़की हो। तो वो क्या हो गया, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। उसमें क्या अपने आप को सबको सबसे अच्छा दिखाना चाहता है, हम अच्छा हैं। ये इसमें गुड बॉय एंड गुड गर्ल में आ जाएगा। एक होता है इसका दूसरा अवस्था सब अवस्था होता है कि कानून लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंस। इसमें क्या होता है, कानून एंड व्यवस्था उन्मुक्ता। कानून एंड व्यवस्था उन्मुक्ता में क्या होता है, मतलब वो कानून समाज के नियमों को फॉलो करता है, समाज के अनुरूप जो मतलब समाज में जो नियम बने हुए हैं उसको पालन करता है। वही हो गया लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मतलब ट्रैफिक नियम को वो पालन करता है। जैसे अगर ये मामा गाड़ी चला रहे हैं, अगर ट्रैफिक नियम, मामा नो रेड लाइट ब्रेक,
रोड लाइट नहीं ब्रेक नहीं करना है। देखिए वहाँ रेड बजते जब गाड़ी नहीं चलाना है, जब रेड सिग्नल हट जाएगा तब गाड़ी बढ़ाइएगा। तो ये क्या हो गया, बच्चा जानता है कि हम लोग कानून को पालन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर ओबीडियंस में आ जाए। कानून को हमको अपने मानना है। एक होता है, अब इसका लास्ट स्टेज होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब उत्तर रूढ़िगत अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चे की आयु 30+ होती है और कन्वेंशनल में 10 से 13 होती है और पोस्ट कन्वेंशनल में 13+ होता है। 13+ कहने का मतलब कि बच्चा 13 से ऊपर हो जाता है कि आयु को हो जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंध मतलब समाज के नियम को तो पालन करता है, लेकिन ज़रूरत आने पर वो क्या कर सकते, तोड़ भी सकता है लॉ एंड ऑर्डर को। बोलता है समाज का नियम पालन तो करेंगे, रूल तो हम सामाजिक नियम जो बना है उसको तो फॉलो करेंगे। ज़रूरत आने पर उसको हम, अगर हमारे समाज के लिए अच्छा है तो उसको हम तोड़ भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल उसके एक लड़का था, उसके पिता का तबीयत ख़राब हो गया था, वो सिग्नल पर खड़ा था, लेकिन देखा कि अगर हम पिता को अगर हम नहीं बचाए तो मेरे पिता की जान भी जा सकती। तो रेड लाइट ब्रेक करके चला गया। बोलता है यहाँ पे हमको अभी पापा को बचाना है कि नहीं, कि अभी ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इसी में क्या होता है, सामाजिक अनुबंध ओरिएंटेशन आता है। एक लास्ट होता है इसका पोस्ट कन्वेंशनल का यूनिवर्सल इथिकल और ये प्रिंसिपल। इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें सार्वभौमिक में क्या हो गया, डॉक्टर साहब हो गया है, फौजी। इसमें क्या मतलब इसको अपनी बातों को ध्यान में रख वे क्या वे दूसरे की चिंता रखते हैं। जैसे अभी हम लोग कोरोना का टाइम आया था, कोरोना में क्या था, डॉक्टर सब हॉस्पिटल में बेड लगे, सब डॉक्टर को क्या हिदायत दे दिया गया था सरकार के द्वारा कि नहीं आपको पेशेंट को बताया, वो पेशेंट को बचाना है। अभी हम लोग को ये जो अभी जो अवस्था चल रही है इसको हम लोग को रोकना है। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना में कोई भी डॉक्टर घर नहीं जाएंगे, सब वे लोग क्या करें, अपनी इच्छाओं को मार लिए थे, अपनी इच्छा को मार कर वो अपने काम को कर रहे थे। और वे समाज के भलाई सार्वभौमिक थे, मतलब सभी के बारे में सोच रहे थे कि उनका प्रॉब्लम है, मतलब उसको बचाना है। तो और फौजी उसी तरह फौजी सब बॉर्डर पर खड़ा होकर हम लोग की ही सुरक्षा के लिए वो काम करते हैं। और वे अपने परिवार, देश, दुनिया और परिवार के बारे में किसी के बारे में नहीं सोचते, हम ही लोग सबके बारे में वो भलाई सोचते हैं। वही हो गया सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हो गया। अब चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसमें 4 से 10 आयु होता है, इसका 2 होता है सब स्टेज। पहला होता है दंड या आज्ञाकालन उन्मुक्ता, और दूसरा होता है अहंकार मतलब स्टेज ऑफ ईगो हो गया। और इसका कन्वेंशनल स्टेज का एज हो गया रूढ़िगत तरगना, इसका एज हो गया 10 से 13 साल। इसका सब स्टेज हो गया 2 गुड बॉय एंड गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। और तीसरा जब हो गया इसका पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें क्या होता है 13 साल से ऊपर की आयु जो होता है पोस्ट कन्वेंशन में। इसका भी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल इसका सार्वभौमिक को लाया गया इसमें, ठीक। इसका कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के रहने वाले थे, लेकिन इनका ये आलोचना भी हुआ। इनकी ही एक छात्र थी जो इन्हीं से पढ़ी थी, तो वे क्या की थी, वे क्या किए थे, वे ज़्यादा फोकस मेल पर किए थे, मेल बॉय पर किए थे, बच्चों पर किए थे, फीमेल पर नहीं किए थे। तो वो क्या बोली थी कि आप केवल आप जो हैं ये जेंडर बायस किए हैं, मतलब ये लिंग पक्षपात किए, लिंग पूर्वाग्रह किए हैं। मतलब इसमें आप केवल मेल पर ही फोकस किए हैं, इग्नोर को फीमेल को इग्नोर कर दिए, महिलाओं को इग्नोर। महिला जो होती है सभी अपनी काम करती है, अच्छे से देखभाल सब करती है, आप उनके बारे में नहीं किए हैं, केवल आप मेल के ही बारे में ज़्यादा आप फोकस किए हैं, न कि
फीमेल के बारे में, आप फीमेल को इग्नोर किए हैं, वहीं इसका क्रिटिसाइज़ की ले देते हैं, आलोचना है। ये थ्योरी को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं, मतलब लिंग पक्षपात का सिद्धांत। मतलब कोहलवर क्या किए थे, मतलब ये अपने इनको क्या किए थे, केवल मेल पर ही फोकस किए, फीमेल पर नहीं फोकस किए थे। चलिए, डरना नहीं है, एकदम डर के आगे जीत है, तो एकदम जी तोड़ मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम से पहले रुकना नहीं है, ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम से पहले रुकना नहीं है, जी तोड़ मेहनत करना है। जितनी कोशिश हो सके अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए और पढ़ाई कीजिए मन लगा कर, जितना हो सके एकदम पढ़िए। एकदम ये नहीं कि अरे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है एकदम डर गए, नहीं, डरने की बात एकदम जोश जी जान लगा कर एकदम पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम जिसका अगर आने वाले हैं तो एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए एकदम। ये नहीं कि हम एग्ज़ाम है हम नहीं पढ़े हैं कुछ नहीं, आप पढ़ें, आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, जितना हो सके एकदम, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका अच्छे से समझिएगा उस कंसेप्ट को, एग्ज़ाम में अच्छे से उसके दिमाग में बैठिएगा, मेरे कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। अगर इसके बाद और कोई भी आप लोग को चाहिएगा कि कोई और हम किसी और के रिलेटेड से हम कोई लाए हम वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में नीचे में आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम ज़रूर लाएंगे। हम सोच रहे हैं कि आप जैसा हो सके हम जितना हमारा योगदान हो सके हम करेंगे अपने योगदान को। डरिएगा नहीं, एकदम पॉजिटिव थॉट्स के साथ पढ़ाई करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।